नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज यानी गुरुवार को लगभग 20 मिनट तक अपने देश के लोगों को संबोधित किया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ी कार्य योजना बनाने वाले हैं, कुछ नया बताने वाले हैं देश के लोगों को ईरान के खिलाफ जो उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर युद्ध छेड़ा है उसे लेकर। लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी पहले से ही कि जो घिसी पिटी पुरानी बातें पिछले 1 महीने से वो कर रहे हैं जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, उन्हीं बातों को एक बार फिर उन्होंने दोहराया और ये साफ कर दिया कि इस लड़ाई में वो बुरी तरीके से पस्त हो चुके हैं। हताशा उनकी साफ दिखाई पड़ रही थी। उनका इस लड़ाई में ईरान ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले इसराइल और अमेरिका पर किए हैं, अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं, वो हताशा उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। हालांकि कहा उन्होंने कि 2-3 हफ्ते का समय है, इस बीच हम 2-3 हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान के साथ कोई वार्ता होगी, नहीं तो हम भीषण हमले करेंगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह की कोई वार्ता हमारे और उनके बीच नहीं हो रही है। लड़ाई खत्म होगी तो केवल अब 3 शर्तों पर होगी और इस लड़ाई में वार्ता, युद्ध विराम, इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस युद्ध की विभीषिका के बीच उनके बयान किस तरह लोगों को हंसाने का एक जरिया बने हुए हैं। और इधर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले ट्रंप की धमकी के बाद फिर से इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर किए हैं। अब क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का जो कुछ उन्होंने कहा है इसका क्या मतलब निकाला जाए, या उनकी कोई रणनीति, उनकी कोई योजना ऐसी है जो वास्तव में वो लेकर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ नया धमाका करने वाले हैं। इन सब चीज़ों पर, इन संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बात वहीं से शुरू करते हैं सर कि ट्रंप साहब ने जो कुछ भी कहा, नई बातें तो कुछ नहीं थी। हाँ, एक नई बात उन्होंने ज़रूर कही है कि वो ईरान को अभी तक कह रहे थे कि हम ईरान का जो पुराना गौरव है वहाँ के लोगों के लिए कह रहे थे आपके पुराने गौरव की हम वापसी कराएंगे। लेकिन आज के अपने भाषण में उन्होंने कहा हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। अब ये पाषाण युग में भेजने का उनका क्या मतलब है? ये तो समझ में आता है कि वो तहस नहस कर देंगे, लेकिन तहस नहस कर देने से ईरान पाषाण युग में कैसे चला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अपने को परमात्मा समझने लगे हैं, भगवान समझने लगे हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो भी हमारे और आपके जैसे इंसान हैं और उनकी शक्तियां भी जो हैं अपरंपार नहीं। हिटलर, मुसोलिनी भी ऐसे ही समझते थे। हमारे यहाँ रावण भी अपने को ऐसे ही समझता था कि बड़ा शक्तिशाली है। लोग समझते हैं कि वो इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि वो भगवान को भी, भस्मासुर भी ऐसे ही भगवान महादेव को आतंकित करने लगा था, फिर अपने ही ऊपर हाथ रख के भस्म हो गया था। तो ये तो इतिहास काल से होता आया है। और ये तो देखिए, पहले भी मैं समतराज जी कह चुका हूं, अहंकार, जब आदमी का अहंकार अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाए उसी दिन से समझ लीजिए उसका पराभव शुरू हो जाए। माने भगवान भी जो है या प्रकृति भी जो है उसको होती है, और जब आदमी होल्ड नहीं कर पाता जो उसे मिला है प्रकृति से, न कर पाकर की सीमाएं क्रॉस करने लगता है, उसी दिन से उसका प्रभाव शुरू होता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव शुरू हो गया। जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या रणनीति बनाई है। अब आप ये सोचिए, आप शतरंज खेल रहे हैं। अब शतरंज खेलते समय क्या अपने ही मूव्स को आप देखेंगे? आप ये नहीं देखेंगे कि आपके अपोजिट पार्टी जो है उसके मूव्स क्या होंगे, और अपोजिट पार्टी के मूव्स को एंटिसिपेट करके आपको मूव्स चलने होंगे। तो अगला जो है वो मूर्ख तो बैठा हुआ नहीं है, वो भी आपके लेवल का प्लेयर है। तो एंटिसिपेशन जिसका होगा अच्छा वो जीत जाएगा। अच्छा देखिए, ये आजकल नेटो के ऊपर बड़ा चित्कार कर रहे हैं। इन्होंने नेटो को जितना बड़ा धोखा दिया है समतराज जी, ये नेटो देशों को धोखा दिया है अमेरिका ने। और अमेरिका क्यों नाराज है? फ्रांस भी नाराज है, ब्रिटेन भी नाराज है, इटली भी नाराज है, सब नाराज हैं। इसका कारण जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और रूस से तेल और गैस लेता था यूरोप ने कहा कि ठीक है,
आपने सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो हम 2027 तक तेल और गैस लेंगे रूस से और हम अपना ऑल्टरनेटिव रूट बनाएंगे। वो ऑल्टरनेटिव रूट उन्होंने गल्फ कंट्री से बनाना शुरू कर दिया। वो 2027 तक खत्म होना था। इस बात को रूस ने भांप लिया। रूस ने कहा कि 2027 नहीं, हम 2026 से ही आपको तेल गैस देना बंद कर देंगे। और इधर इजराइल अमेरिका ने लड़ाई छेड़ दी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी फंस गया जी। कितने शिप वहां पे फंसे हुए हैं। अरे एक आंकड़ा कम से कम भारत सरकार ये तो दे दे, टोटल शिप्स कितने फंसे हुए हैं और कितने आए हैं। कितने फंसे हैं इसके बारे में कोई भी देश बताने को तैयार नहीं है जी। और कितने आए हैं ये बता देते हैं। 4 शिप आ गए, 4 शिप आ गए, एक ये शिप आ गया, वो शिप आ गया। अरे ये बताओ कितने शिप फंसे हुए हैं। जो ओमान के अंदर गैस का भंडार पे नुकसान हुआ है, उसे अगर ठीक होने में 3-4 साल लगेंगे, तो आप बताइए आपकी वैकल्प। तो एक प्रकार से अमेरिका ने इस युद्ध को प्रिएम्प्ट करके यूरोप को धोखा दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान जो है बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। ईरान के पास, अच्छा अब आपने ये भी सुना होगा जी, वो चेचन्या के लोग जो कि जिन्होंने पुतिन की भी नाक में दम कर दिया था जी, चेचन्य जिन्हें रेबल्स कहते हैं, जी हाँ, उन्होंने रूस की भी नाक में दम कर दिया था। उन्होंने कहा है कि हम ईरान के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे। हाँ, अभी तो आप हुतीस को नहीं झेल पा रहे, अभी तो हमास को नहीं झेल पा रहे, अभी तो हिजबुल्लाह को नहीं झेल पा रहे, अब एक चेचन्य और आ गए। यूरोप ने आपका साथ छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल से जब आदमी का मति भ्रम बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, तो सबको गाली देने लगता है। आप ये बताइए मिश्रा जी, आपने ईरान के किसी नेता को या उसके किसी प्रवक्ता को किसी को गाली देते सुना? भाई 8-10 दिन से तो मैं आपके कार्यक्रम में बैठ रहा हूं, उनके प्रवक्ता भी बड़ी शालीन भाषा में बात करते हैं। मसूद पेजेश्कियन ने तो अमेरिका के लोगों के लिए पत्र लिखा हुआ है कि हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी ही नहीं है। इसके पहले भी अमेरिका के लोगों के लिए वो कह चुके हैं कि आपसे नहीं दुश्मनी है ये। और अब्बास अरागची ने मध्य पूर्व के देशों को आज फिर संबोधित किया है, यही कहा है कि भाई हम आपके ऊपर ना हमला कर रहे हैं, ना आपसे कोई दुश्मनी है, लेकिन आपकी जगह को, आपकी ज़मीन को यहाँ ठिकाना बनाकर हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, तो हम तो उसका प्रतिवाद करेंगे ही करेंगे। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये शिष्टता, ये तरीका, ये दिखा रहा है जो कहा जाता है कि एक सभ्यता है वहाँ पर, एक सांस्कृतिक प्रतीक है, सभ्यता और संस्कृति वाला देश है। तो ईरान अपनी उस सभ्यता और संस्कृति का परिचय लगातार दे रहा है, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी दे रहा है, और ये चीज़ें उसके फेवर में जा रही हैं। नहीं, केवल फेवर में नहीं जा रही हैं। देखिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हाँ, जो सबसे ऊंचा पद माना गया है योगी का, उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ जी। जैसे गुरु नानक हैं, या महात्मा बुद्ध हैं, या भगवान श्री राम हैं, या भगवान शिव हैं। उन्हें देखने से आपको शांति प्राप्त होती है। आपको कभी ये देखा कि हमारे जितने भी ईश हैं, हमारे हों या जीसस क्राइस्ट हों, चाहे गुरु नानक हों, चाहे कोई भी हों, उनको देख के, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो बहुत ज्यादा सुख में सुखी नहीं हो जाते, बहुत ज्यादा दुख में दुखी नहीं हो जाते। और एक हमारे रामदेव हैं। अरे रामलीला ग्राउंड में अगर पुलिस पहुंच गई थी, अरे इतने तो हम भी बदहवास ना हो। वो पता चला लेडी सलवार सूट पहन के दाढ़ी होने के बावजूद भागने लगे और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये योगी की वो नहीं है, या उनके अंदर। देखिए ये योगी की परिभाषा नहीं। योगी का मतलब होता है स्थित प्रज्ञ। जैसे पुराने आपने योगी संतों को देखा होगा कि राजा ने कहा कि योगी से कहो हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा आना मेरे पास आगे मिल जाए, तो उनके दरबार में जाना पड़ता था, क्योंकि वो बिल्कुल अपने, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज है मथुरा वाले, वृंदावन वाले, वो किसी से मिलने नहीं जाते। भैया जिसको आना है मेरे पास आ जाओ। राष्ट्रपति महोदय भी उनसे मिलने गई, और बड़े बड़े लोग उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो किसी जाते हैं क्योंकि वो संत हैं। तो ईरान वालों की एक भी आपको बदहवासी का ट्वीट या स्टेटमेंट नहीं दिखाई पड़ा होगा। अच्छा अभी सुना है नेतन्याहू साहब ये दिखाने के लिए कि देखिए ईरान के अंदर ये लोग जनता के साथ घूम रहे हैं, वो एक रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता कर रहे थे।
और उसी समय वहां पे एक मिसाइल गिर गया और उसमें सायरन बजा, वो छोड़ के भागे। तो जो होटल के रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने कहा महाराज पेमेंट तो कर जाओ। अब वो डर के भागे थे या इसलिए भागे थे कि पेमेंट ना करना पड़े, दैट इज बिटवीन नेतन्याहू एंड द ओनर ऑफ द होटल। लेकिन आप ये देखिए, अगर एक आदमी, एक बेचैन आदमी हो और एक स्थित पग आदमी हो जिसके अंदर कोई उत्तेजना ना हो जी, और अभी जैसे खबरें मिल रही हैं कि 27 अमेरिकी सैनिक हमने यूएई में मार दिए, जहां पे उनके मकानों के अंदर अमेरिकन सैनिक छिपे हुए थे वहां पे उन्होंने बम्बार्डिंग कर दी। किस प्रकार से अब्राहम लिंकन को उन्होंने बुरी तरह से वो कर दिया। अभी भी जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनकी मिसाइल पावर खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, अभी भी एक बार में वो 50-50, 100-100 मिसाइल दाग रहे हैं। और अब उनके साथ चेचन्य और हिजबुल्ला और हुतीज भी आ गए हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है विश्व को अंधकार की तरह ढकेल रहे हैं। और जो जो आदमी आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ है, और एक खबर यह भी आई है, अशोक कुमार पांडे जी को आप जानते होंगे, बड़े अच्छे इतिहासकार हैं, मेरा तो इतिहास से कोई लेना देना है नहीं। उनकी एक वीडियो को मैं देख रहा था। अशोक कुमार पांडे जी ने बताया कि इटली के सूत्रों के अनुसार हमारा देश, जिसकी जनता ईरान के साथ खड़ी है, वो इजराइल की मदद कर रहा है। अब बताइए, वो आदमी जो गुंडागर्दी में उतारू हो, जो विश्व युद्ध की तरफ पूरे देश विश्व को ले जा रहा हो। आज आपको खबर मिली होगी, ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी ने 30,000 एम्प्लॉइज को निकाला है जी, और उसमें 10,000 एम्प्लॉइज हिंदुस्तान के हैं। सुबह ईमेल आया है, योर सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम टुडे, अपना अकाउंट सेटल कर लीजिए। 10,000 हिंदुस्तानियों की नौकरी गई है। लेकिन अब एक मजाक चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में मिश्रा जी, अमेरिका चाहता है वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान पे कब्जा कर ले, रूस चाहता है यूक्रेन पे कब्जा कर ले, चीन चाहता है उसे ताइवान पे कब्जा कर ले, पाकिस्तान चाहता है कश्मीर पे कब्जा कर ले। हमारे मोदी जी चाहते हैं केवल केरला बंगाल जीत जाए, बाकी जो कब्जा करना है कर लो। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये इस सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है। खैर, ये जो बात आपने कही प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की, अब चेचन भी आ रहे हैं, हूती और हिजबुल्ला का मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं, ये समस्या किसके लिए सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गंभीर है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, नुकसान पहुंचाने वाली है? इजराइल के लिए या फिर अमेरिका के लिए, या यूँ कहें कि नेतन्याहू के लिए या ट्रंप के लिए? देखिए, नेतन्याहू जो हैं वो तो एक तरफ से बर्बादी के कगार पे पहुंच गए हैं जी, और उनका तो कोई भविष्य अब है नहीं, क्योंकि उन्होंने ही ये बिना बात के लिए लड़ाई को प्रीएम्प्ट किया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की भी कुछ मजबूरियां हैं और विश्व के बड़े बड़े नेताओं की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल अभी पूरी खुली नहीं है, अभी तो केवल कुछ परसेंटेज फाइल्स उसमें बाहर आई हैं और उसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो देखिए, इजराइल का तो खात्मा हो गया, क्योंकि अरब कंट्रीज में भी उसके प्रति सिंपैथी न कभी थी और ना कभी है। और ये भी खबर आ रही है कि अरब गल्फ कंट्रीज के जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, उसमें 1-2 राष्ट्र आज के तारीख में ईरान से अच्छे संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो खत्म हो गई ना अमेरिका इजराइल के चक्कर में। बिल्कुल। अरे, इजराइल अब ईरान को ठोकता, ईरान इजराइल को ठोकता, लड़ाई चलती रहती, न विश्व के अंदर अव्यवस्था फैलती, न डोनाल्ड ट्रंप साहब जबरदस्ती आके अपने भाषण देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ज्यादा विश्व को संकट में डालते। अरे, अमेरिका कूदा क्यों वहां पे? क्या अमेरिका को इतना भी अंदाजा नहीं था कि चीन चुप नहीं बैठेगा, रूस चुप नहीं बैठेगा? अरे, आपने ये वेनेजुएला पे कर लिया, आपने ये इराक पे कर लिया, ये आपने सीरिया पे कर लिया, ये आपने लीबिया में कर लिया। अब क्या हर देश के अंदर गुंडागर्दी करोगे तुम? कोशिश तो वही हो रही है। नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकती ना। हाँ, हो नहीं सकती है, और दिखा भी दिया कि आप हर जगह इसको सफल कर भी नहीं पाएंगे। ईरान ने, अब ईरान की चर्चा इसीलिए हो रही है, आप मिडिल ईस्ट के भी आप जिन देशों की बात कर रहे हैं कि वो इनसे बातचीत करना चाहते हैं,
उनको भी अब यही लग रहा है ना, इसीलिए तो हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब ये लड़ाई जब भी खत्म होगी, इसके बाद जो पूरी दुनिया की जो भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव आएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और कुछ भी बदलाव हो, लेकिन अमेरिका की ये जो सुप्रीमेसी, सो कॉल्ड सुप्रीमेसी अमेरिका ने बनाकर रखी थी, और डॉलर की भी, ये दोनों सुप्रीमेसी ध्वस्त होने वाली है। ये परिणाम तो दिखाई पड़ रहा है सीधे सीधे। नहीं, देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है जी। अमेरिका के जो सुप्रीमेसी है वो खत्म होने वाली है, और अमेरिका ने जो ये एक गलत मूव लिया है इसका इसे भुगतान करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। चाइना को बिल्कुल एक प्रकार से इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गया है। एक और बहुत अच्छी बातें मुझे लगी, कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा देखिए अमेरिका बोलता है करता नहीं, और करता है बोलता नहीं, और चीन बोलता ही नहीं है जी, वो केवल करता है। आपने कभी शी जिनपिंग को कुछ बकवास करते सुना, कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट देते सुना जिससे उत्तेजना फैले? चुपचाप, जैसे हमारे यहां नारा लगता है ना, चुपचाप ईवीएम में कमल छाप, ज्ञानेश को मुकरता की जय, जैसे अब वो खबर मिल रही है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जी लाखों वोट जो है रात को पड़े थे। और ये कौन बता रहे हैं? ये निर्मला सीतारमण जी के पति बता रहे हैं। और कुछ मिनट के अंदर डाल दिए गए, ये भी नहीं कि पूरी रात डाले गए वोट, कुछ ही देर सेकंड्स के अंदर डाल दिए। सेकंड्स के अंदर डाल दिए गए, सेकंड्स के अंदर जी। तो वह है चुपचाप कमल छाप, वही वाला छापते जाओ। एक आदमी को लगा, 1000 आदमी लगा दो, खटर 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 खटर, वो अपना वोट डाल दें। शाम को 6 बजे जब पोलिंग खत्म हो जाए, लाइन खत्म हो जाए, रात को 11 बजे तक कहो कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और लाइनों की वीडियोग्राफी मत दिखाओ क्योंकि लाइन लगी हुई नहीं है। अपने लोगों को इकट्ठा करो, दनादन वोट डालो और इलेक्शन जीत जाओ जी। तो वही परिस्थिति बनी हुई है इसमें वश परिवेश में। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। देखिए, मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा खतरा लगता है, क्योंकि भारत बैठा हुआ है चीन के पास, और लोगों के मुंह में खून लग गया है। रूस के मुंह में खून लग गया, उसने यूक्रेन को तोड़ दिया है जी। अमेरिका का खून लग गया, उसने वेनेजुएला और ईरान पे हमला कर दिया, क्यूबा को आंखें दिखा रहा है। अगर ये खून चीन की आंखों पे भी उतर आया, और आप जानते हैं अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। अमेरिका तो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, मुझे कोई हॉर्मुज से अंतर नहीं पड़ता, मेरे पास बड़े अकूत भंडार हैं तेल और गैस के, जिसे लेना मुझसे ले लो, और जिसे हॉर्मुज से अंतर पड़ता है खुद आजाद करा लो। माने इतना एहसान फरोश आदमी, जिसे मोदी जी ने उनकी कन्वेंसिंग की और जाके बाइडेन की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट कर दिया। हमारे यहाँ तो 5 किलो अनाज भी देने में दम निकलता है, वहां 7.5 कैरेट का हीरा मिसेस बाइडेन को दे दिया। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, और एक बड़ा दादा हमारे बगल में बैठ के अगर वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, मैं इस बात से चिंतित। जी बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन अब उस बदलाव में क्या कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, क्या कुछ होगा, ये तो अपने आप में बड़ा, लेकिन आशंका, खतरे बहुत सारे हैं। और ये भी है कि केवल इस वर्ल्ड ऑर्डर में क्या और भी अपनी सुप्रीमेसी दिखाने वाले लोग आएंगे, या फिर सुप्रीमेसी का अंत होगा। दोनों चीज़ें हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अमेरिका की सुप्रीमेसी को ईरान जैसे देश ने जिस तरीके से ध्वस्त किया है, और केवल अमेरिका की नहीं, अमेरिका और इजराइल, वो भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत सारे देशों को, जो अपने को अपने इलाके के बहुत बड़े शक्ति संपन्न, शक्तिशाली समझ रहे थे, ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर है, बहुत बड़ी नसीहत है कि जब आप सामने उतर आएंगे और कोई आपको रोकने वाला ठीक ठाक मिल जाएगा, तो सारी आपकी जो ये शक्ति संपन्नता है वो धरी की धरी रह जाएगी, वो दिखाई पड़ रही है। तो ये ऐसे देशों के लिए भी एक नज़ीर होगी। इस नज़ीर को देखते हुए जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और जो वर्ल्ड की परिस्थितियां बनेंगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, वही पुरानी कहानियां जो हमारी दादी नानी सुनाया करती थी जी, कि अगर गट्ठर बना दोगे लकड़ियों का तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। हाँ, देखिए, चाहे वियतनाम लड़ा और जीता, चाहे अफगानिस्तान लड़ा और जीता, और चाहे ईरान लड़ रहा और जीत रहा है, इसका कारण यह है कि वहां की देश की जनता एकजुट है, एकजुट है। वहां 10-10 लाख लोगों का जुलूस नहीं निकल रहा है जी कि आपने गलती की और आप जो है अमेरिका से सेटल कीजिए। एक जुलूस आपने को दिखा ईरान के अंदर, अमेरिका के अंदर दिखा,
नहीं, ईरान के अंदर जुलूस दिख रहा है, ईरान के अंदर दिख रहा है, लेकिन वो हाँ अपनी सरकार के समर्थन में दिख रहा है, वो एकजुटता दिखाने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक तरफ तो एकजुटता का जुलूस है जी, और एक विपक्ष का जुलूस है, विरोध का जुलूस है, अमेरिका के अंदर भी है। और आपने देखा कि नेतन्याहू के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री जी हैं, जब वो विजिट करने गए तो वहीं के उन्हीं की स्टाफ ने कहा कि तुम लोगों ने युद्ध मुझ पे थोपा, हम लोगों पे थोपा है। जी, आपने देखा कि इजराइल के अंदर एक महिला अपने बेटे को युद्ध में नहीं शामिल होने की विनती करती है तो जमीन को पटक दिया जाता है, और इधर ईरान अपने सेना में भर्ती होने के नियम को घटाकर 12 साल कर रही है। इसका मतलब यह है, देखिए अगर आप एक परिवार और एकजुट हो, परिवार ही एकजुट हो जाए, परिवार में 6 लोग हैं, अब आप देखिए ना, कोई भी परिवार टूट जाएगा जिससे पति पत्नी में भेद हो, मां बाप में और बच्चों में भेद हो, वो नहीं, वो एकजुट रही नहीं, वो बाहर वालों से लड़ ही नहीं सकता। सबसे पहली लड़ाई की आवश्यकता है कि आपके पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध हो, परिवार में अच्छे संबंध हो, और आप एकजुट होकर अगर मुकाबला करेंगे तो बड़े से बड़ी समस्याओं का आप मुकाबला कर सकते हैं। वो ईरान कर रहा है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मदांध हो गए हैं, बिल्कुल बावले हो गए हैं कि अपने देश की जनता की बात सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, जैसे हमारे मोदी जी जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस को हर चीज का दोषी बना देते हैं, उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप आजकल हर चीज के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी बना देते हैं। दोषी क्या हो, तो सीधे डेमोक्रेट्स को कहते हैं कि ये तो दुश्मन है, बहुत और सपना पाल रखे थे लेकिन अब लगता नहीं कि वो सपना पूरा हो पाएगा। कहा था उन्होंने इसी लड़ाई के दौरान कि ईरान को ध्वस्त करने के बाद हम अपने दूसरे दुश्मन जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं, हम इनको भी निपटाएंगे। हालांकि अब निपट नहीं पाए, वैसे वो क्यूबा की ओर भी निगाह लगाए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें वही उनकी जो विस्तारवादी नीति थी, और एक कि हम सबको अपने कब्जे में ले लेंगे, पूरा ईरान को कब्जे में लेने का मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट उनके कब्जे में आ जाएगा, वहाँ के जो ऑयल और गैस रिसोर्सेज है वो हमारे कब्जे में आएंगे। लेकिन कोई चीज़ नहीं आई, और जिस अमेरिका को आप महान बनाने का सपना लोगों को दिखाकर सत्ता में आए, वो महानता जो थी भी वो कहाँ चली गई, वो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। कई स्तरों पर अमेरिका की बदनामी हुई है, और ख़ास तौर पर जो उसकी एक शक्ति संपन्नता थी वो बेनकाब हो गई है। लोगों को पता लग गया है कि ये कितनी इसके अंदर ताकत है। दूसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वहाँ की सेना के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ एक बगावत जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। क्योंकि हमने सेना के बड़े अफसरों को, टेलीविज़न चैनलों पर मौजूदा अफसरों को इंटरव्यू देते सुना है, और वो बाकायदा इस लड़ाई को लेकर चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आपने बहुत गलत असेसमेंट किया है, और ये वहाँ पर और सैनिक भेजने की आप योजना मत बनाइए। अब इन सारी चीज़ों के बीच ये ट्रंप का जो आज का बयान था, भाषण था, या फिर इस युद्ध से हाथ खींचने की जो बातें चल रही थीं, इसको कैसे देखते हैं? हाथ नहीं खींच पाए तो उनके सामने दोनों परिस्थितियां हैं। हाथ खींच लेते हैं तो उधर जो नेतन्याहू ने जिन्होंने इस लड़ाई में ज़बरन इनको झोंकने पर जाने पर मजबूर किया है, वो दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर आगे बढ़ते हैं तो अपने देश की जनता नहीं साथ दे रही है। तो अब इसमें कौन भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या होगा? क्योंकि यही स्थिति है, लंबे समय तक तो बनी नहीं रहेगी। नेतन्याहू भारी पड़ेंगे, अब उनका दबाव भारी पड़ेगा, या ट्रंप की अपने देश की जनता का दबाव, वहाँ की सेना का दबाव, वहाँ के लोगों का दबाव भारी पड़ेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि उनका दूसरा टर्म खत्म हो जाएगा, फिर ये प्रेसिडेंट बनना नहीं इनको जी। तो ये ऐसे वहां पे लैंडमाइन बिछाना चाहते हैं कि आगे कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने ही नहीं। अब व्यवस्था इन्होंने कर दी कि भाई, अच्छा फिर इन्होंने चाहता इनको नोबेल प्राइज मिल जाए, वो भी नहीं मिला। अरे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मेक अमेरिका सेन अगेन वाली इन्होंने प्रथा वहां पे चला दी जी। तो ये एक निराश सेनापति जिस प्रकार से व्यवहार करता है, उस प्रकार का व्यवहार ये कर रहे हैं, बौखलाया हुआ आदमी। अरे क्या कारण हो गया डोनाल्ड ट्रंप साहब? आपको ये सोचना चाहिए, पूरा नेटो आपके खिलाफ हो गया जी। वहां पे फ्रांस खुलेआम आपके खिलाफ बोल रहा है, ब्रिटेन बोल रहा है, इटली बोल रहा है आपके खिलाफ, कोई यूरोप का कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, जापान आपके विरोध में बोल रहा है। अरे कोई पागलपन क्या, जैसे कहते हैं ना मिश्रा जी, मान लीजिए आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं और आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, देख रहे हैं 100 साइकिलें दूसरी डायरेक्शन से आ रही हैं,
तो 100 साइकिल वालों को पागल करने से पहले ये सोच लीजिए कि आप ही गलत डायरेक्शन में तो नहीं है कहीं जी। तो एवरी कंट्री इज अगेंस्ट यू। आज के तारीख में केवल वही कंट्रीज इनके साथ खड़े हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। भाई एप्स्टीन फाइल का सारा क्या स्रोत तो नेतन्याहू के पास है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वैसे ही एक्यूज्ड हैं, पहले भी वहां के कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ही इज ए कल्प्रिट, बट बिकॉज ही इज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वी विल नॉट इम्प्रिजन हिम। फिर वही निर्णय हो जाएगा वहां पर। तो उनकी लास्ट इनिंग है। अब उन्हें यह है कि भैया कहीं अगर कोई परमेश्वरी कृपा हो जाए और किसी वजह से कोई तुक्का बैठ जाए तो मेरा शायद इज्जत बच जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से द वे थिंग्स आर मूविंग, द वे ईरान इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स, अमेरिका के जितना बढ़िया चल रहा था अमेरिका और इतना बढ़िया उसका डोमिनेशन था पूरे वर्ल्ड में, केवल डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता ने वही है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सदा पाई। अब एक लम्हे में डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को चुनकर, जिसमें हमारे भारत के भक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है, अब पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है और सदियां भुगतेंगी। अब ये निकलने में अब आप जानते हैं दाल का हमारा इंपोर्ट होता है सारा का सारा। जी जी जी। अच्छा, रुपया कमजोर हो गया है और इंपोर्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि शिप्स के कंसाइनमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तो महंगाई का आलम देखिएगा, जरा विधानसभा चुनाव हो जाने दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोलिंग होइएगा मिश्रा जी, उस दिन डिस्कशन कीजिएगा। ये लोग केवल, मोदी जी का ऑब्जेक्टिव केवल एक है, किसी प्रकार से ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मदद से वेस्ट बंगाल जीत ले और केरला जीत। जी बिल्कुल। एक चीज और, ये आखिरी सवाल होगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की, जो ट्रंप ने आज कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे हमने कहा कि सारी तो वही घिसी पीटी बातें की हैं जो पिछले 1 महीने से वो कर रहे हैं। कुछ एक बातें जैसे ईरान को अब पाषाण युग में ले जाने वाली बात है। एक और उन्होंने बात की कि भाई अभी तो इस लड़ाई के 30-31 दिन 32 दिन हुए हैं, यहाँ तो कई लड़ाइयाँ रही हैं जो सालों चली हैं। वियतनाम युद्ध का भी उन्होंने जिक्र किया कि 18 साल चली है। तो क्या अब वो ईरान के साथ इस लड़ाई को भी कई साल तक खींचना चाहते हैं? चूंकि ये बात तो उनको पता है कि उनका टर्म खत्म होगा, दूसरे टर्म के बाद उनको बनना नहीं है। तो इस लड़ाई से जो कुछ भी नुकसान हो, क्या उसकी जिम्मेदारी जो आने वाला राष्ट्रपति होगा उसके ऊपर थोपी जाएगी? हालांकि शुरुआत यही की है, जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि अब तो इनका कार्यकाल खत्म होगा लेकिन आगे आने वाला जो है वो झेलेगा? क्योंकि जिस तरीके से व्यक्तिवादी होकर डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं और उनके देश के लोग ही उन पर आरोप लगाते हैं, उनको देखते हुए इन किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये भी वो चाह रहे हैं, कहीं न कहीं उनको ये भी दिखाई पड़ रहा हो कि खींचे ये लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से उस लेवल के अभी पागल नहीं हुए हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं अभी 2.5-3 साल इनका बाकी है और 2.5-3 साल अगर ये लड़ाई खिंच गई, ये जिस देश जाएंगे वहीं इनकी पिटाई जनता पीट देगी। कितने भी अपने कमांडोज लेके चलेंगे वहां की, अरे हिंदुस्तान का क्या हल हो जाएगा अभी आप 2 महीने के अंदर देखिएगा जी। आपने वियतनाम को खत्म कर दिया, कितने करोड़ बम गिराए थे आपने वियतनाम के ऊपर, खत्म कर दिया वियतनाम को, पाषाण युग में पहुंचा दिया। आपने अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचा दिया, भाग गए ना छोड़ छाड़ के। 10 साल लड़ाई लड़े, वियतनाम को जीत गए थे आप, अफगानिस्तान जीते थे आप, भाग गए थे ना। यहां से भी भागेंगे आप। जनरल बख्शी को सुनिए, जनरल बख्शी कहते हैं आज तक अमेरिका ने कोई युद्ध जीता है क्या? एक युद्ध का नाम बता दीजिए जीत जाओ। भाई हमारे देश की सेनाएं जो है ना वो तो लड़ती हैं, हमारे गांव के अंदर को कहने के आदी नहीं है उन्हें, दे डोंट नो हाउ, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं वो लोग। उन्होंने सोचा था वो बना दिया, वो बना दिया, ये करेंगे, वैसे वैसे कर दे। हमारे देश के लोग जो है वो तो हाथ में हथौड़ा खोपड़े लेके चालू हो जाते हैं, उनके पास से कोई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं, वो जुगाड़ से ही अपना काम कर लेते हैं। और इसीलिए हमारे देश के लोग विश्व के सारे नेशनल्स के सीईओ बने हुए हैं आज की तारीख में, क्योंकि संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और अमेरिका जो है एक चम्मच लेके हर चीज उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड, और टेक्नोलॉजी ने फेल कर दिया। ईरान ने टेक्नोलॉजी हर कदम आगे चला गया, उनके पचासियों का डेटा हैक कर लिया। करो बेटा, कहता तुम्हारा एप्पल भी बंद कर देंगे, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट भी बंद कर देंगे, हम तुम्हारा गूगल भी बंद कर देंगे, हम तुम्हारा मेटा भी बंद कर देंगे, हम तुम्हारा कर देंगे, सारे केबल्स काट देंगे, कर लो क्या करते हो तुम, पहुंचाओ, तुम्हें पाषाण युग में हम पहुंचा देंगे।
हाँ, लेकिन लग तो यही रहा है कि धमकी तो आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंचाने का काम ईरान न कर दे, क्योंकि उनकी इस धमकी के बाद ईरान के हमले और तगड़े हुए हैं। और जो वो कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्ते इंतजार करेंगे और आपके पावर प्लांट्स पर फिर हमला करेंगे, तो फिर ईरान ने कहा है ठीक है, उसको देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के ही देश में, अमेरिका में ही कुछ सीनेटर्स का भी ये बयान आया है, सुबह हम लोग उसका जिक्र भी कर रहे थे कि आप कहने की बजाय करके दिखाइए, वो ज़्यादा ठीक है। और कहने में मत भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि लड़ाई थमने वाली नहीं है, अभी ये चलेगी। अब कब तक चलती है ये देखने वाली बात है। यद्यपि पूरे दुनिया में इस लड़ाई से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं, दिक्कतें बढ़ भी रही हैं। लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई रुके, जहां लड़ाई हो रही है वहां की जनता भी चाह रही है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि जो लोग लड़ाई में आमने सामने हैं वो कब इस लड़ाई को रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इस बातचीत में शामिल हुए, बहुत सारी आपने जानकारी दी। और अब इसी का इंतज़ार है कि ये लड़ाई कब रुकेगी। लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके भाषणों से कुछ लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि कुछ न कुछ इस पर कोई एक नया रास्ता निकलेगा या फिर कोई योजना लेकर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, लेकिन उस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कही। यानी लड़ाई जहां कल थी वहीं आज भी है, परिस्थितियां भी वही हैं। हाँ, परिस्थितियां कुछ और ज़्यादा विषम ज़रूर हुई हैं, क्योंकि ईरान ने अपने हमले बढ़ाए हैं। एक बात और कही है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने मित्र देशों के लिए वो खोलेगा, उनके जहाज़ों को जाने की अनुमति देगा, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए हॉर्मुज़ के रास्ते पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं